भीड़ से आगे रखता है, जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने काम में पूरा मन लगाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। वो लोग अमीर बन जाते हैं। अगर मिल के चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्त दी जा सकती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मेरे रिच डैड की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। न जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वॉर्स होती थी, युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ कह भर देते थे और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से देता था। बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स जो है वो लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे लगभग 50 सालों के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और बात थी, शुरुआत में ये जितने भी टैक्स थे ये सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। तो रिच डैडी चाहते थे कि माइक और वो इस बात को न भूलें, और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना ही इसीलिए कि लोगों को लगता था कि इससे अमीरों को सजा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं, एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गए और उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैडी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा। एकजुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों के ऊपर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इसके सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा और फिर उनमें कमियां निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुए। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसी लड़ाइयां तब छिड़ती हैं जब किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर कानून बनते हैं, और ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। समस्या ये है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है, पर वो ये मानते नहीं। हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते थे। फिर वो भी गरीबी से आजाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चे को यह सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है
वो बच नहीं सकता। समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर ढकेल देगा। कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और ये जो मुकद्दर है ये हम अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला है। न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। अरे ये जीवन का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल ही है। अगर आप इसे एक खेल की तरह एंजॉय करेंगे तो आप और ज्यादा रिच होते जाएंगे। हर हफ्ते वो निवेश करते हैं और कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो उस निवेश को अगले हफ्ते के लिए सेव कर लेते हैं और जब हारते हैं तो खुद से जीतने वाले की आंख में आंख डालकर कहते हैं, ठीक है, अगले सैटरडे फिर मिलते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात से यह समझ में आता है कि पैसा कमाना भी खेल जैसा ही है। अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर ग्रो करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है। अमीर बनना भी कुछ वैसा ही है। कभी आप गलती करते हैं और हार जाते हैं, कभी आप उस गलती को सुधारते हैं और जीत जाते हैं। वैसे बचपन से जवानी तक जब भी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या हमारे आसपास भी, बच्चों को गलतियां करना अलाउड नहीं होता। उन्हें कहा तो जरूर जाता है कि आप गलती कर सकते हैं, पर जैसे ही बच्चा गलती करता है उसे टोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, उसे डांटा जाता है और धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि गलती करना इज नॉट अलाउड। पर अगर देखा जाए, हम इंसान गलती करके ही सीखते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है अपनी गलतियों से अचीव किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ छोटा छोटा खरीद लेते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा और साफ सुथरा तरीका है और आसान भी है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कि कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। वहीं दूसरी तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। वो किसी दूसरे से नहीं खरीदते, वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स आमतौर पर अपने सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। वो अलग अलग जगहों से सस्ते पार्ट्स लाते हैं और उन पार्ट से एक पूरा कंप्यूटर असेंबल करते हैं जो कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है, और फिर वो उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। ठीक उसी तरह से जो दूसरा निवेशक है वो आर्थिक अवसरों के पुर्जों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा इन्वेस्टर है वो समय को पहचानता है और मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने कमर्शियल फायदे को देखते हुए चीजों को इस्तेमाल करता है। और जो दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है सच में वही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। अमीर बनने की राह में, रिच बनने की राह में ये जानना बहुत जरूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर से इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर इंप्रूव करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन क्वालिटीज की भी जरूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाते, पर आप अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से उन मौकों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो देखने में बुरा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे खरीद क्यों लिया, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे वो उनके दोस्त ने देख लिया था, और वो था घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ा और उन 5 प्लॉट्स को मिलाकर बिल्डर को बेच दिया। इस सारे डील में उसे जो उसने पैसा लगाया था वो तो मिला ही, उसके ऊपर से 3 गुना रकम और मिली। उसने सिर्फ 2 महीने के काम में लाखों रुपए कमा लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी देखा जाए कि उन 2 महीनों की मेहनत में अगर वो जॉब में होता तो कितना कमाता वर्सेस उसने इस डील से जो कमाया।
दूसरा पॉइंट, पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, पर